हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो है हमारा क्लास 11th हिंदी कोर की हमारी बुक आरोह भाग 1 का गद्य खंड का प्रथम अध्याय है नमक का दरोगा। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ आज मैं, तो ध्यान रखिए। क्लास 11th में हमारे दो कोर्स चलते हैं, कोर और इलेक्टिव, ठीक है। और इन दोनों में ही बुक्स भी अलग अलग चलती हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि आज हम पढ़ा रहे हैं आपको कोर, तो कोर में हमारी जो दो बुक चलती हैं वो है आरोह भाग 1 और वितान भाग 1। आज हम आरोह बुक को स्टार्ट कर रहे हैं। आरोह बुक हमारी दो खंडों में विभक्त है, गद्य खंड और काव्य खंड। गद्य खंड में आप सभी को पता है कहानी, उपन्यास, एकांकी, यात्रा वृत्तांत, निबंध, लेख, आलोचना, ये सभी कुछ आती हैं। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये एक कहानी है, जो कहानी आधारित है ये एक नमक के दरोगा के ऊपर, इसीलिए इस कहानी का शीर्षक रखा गया है नमक का दरोगा। किस तरीके से भ्रष्टाचार के बीच भी हमारे जो नमक के दरोगा जी हैं कैसे जीत जाते हैं, इसकी ये पूरी कहानी है। कहानी को हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। ये कहानी हमारे सामने मुंशी प्रेमचंद जी ने रखी थी। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज करेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, यानी कि इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, टेस्ट पेपर, सभी कुछ हमारे कंप्लीट है। तो आज जो हम कर रहे हैं क्या है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी कि वर्णात्मक प्रश्न। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पेपर में दो तरीके से प्रश्न आते हैं आपके, ये बहुविकल्पीय और वर्णात्मक दोनों ही। तो बहुविकल्पीय हम कर चुके हैं, आज हम करने जा रहे हैं सब्जेक्टिव यानी कि वर्णात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है, नमक का दरोगा पाठ का प्रतिपाद्य लिखिए। अब ये हमने जो पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, इसका प्रतिपाद्य क्या निकल कर आता है, इसमें क्या चीज़ें हैं और हमें क्या समझाने की कोशिश की गई है, किस पर आधारित ये कहानी है, ये हमें लिखना है। तो कहानी तो हमारी पूरी पढ़ी हुई है, तो इसका प्रतिपाद्य देखिए कैसे लिखेंगे। प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी नमक का दरोगा आदर्शोन्मुख, ठीक है, आदर्श की तरफ उन्मुख जो है उसी को हम बोलते हैं आदर्शोन्मुख, यथार्थवाद का सार्थक उदाहरण है। अब यथार्थवाद क्या होता है, यथार्थ अर्थात वास्तविकता। तो ये वास्तविकता से पूरी तरीके से आदर्श की तरफ बढ़ते हुए लोगों की यथार्थ यानी एक वास्तविक कहानी का एक सही उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जिसमें यथार्थ परिस्थितियों को दिखाने के बाद प्रेमचंद अंततः आदर्श के रूप में सत्य एवं न्याय की विजय दर्शाते हैं। कि परिस्थितियां कैसी है, पहले उन्होंने बताया ना, जिसमें यथार्थ परिस्थितियों को दिखाने के बाद यानी कि वास्तविक जो चीजें सिचुएशंस बन रही हैं उनको उन्होंने दिखाया। उसके बाद प्रेमचंद अंततः आदर्श में सत्य यानी कि अंत में क्या होता है भाई, अंत में हमारे जो क्या कहते हैं बंशीधर जी हैं वो जीत जाते हैं, है ना। तो वो उनका अंत में क्या आदर्श और सत्य की जीत होती है, सत्य और न्याय की विजय को दर्शाते हैं अंत में। जब भाई आकर उनको जॉब पर रख लिया जाता है, वो भी मैनेजर की इतनी बड़ी रियासत के, तब उनको ये चीज़ समझ में आती है। वहाँ पर उन्होंने ये चीज़ दिखाई कि सत्य और न्याय की जय हुई है। ये कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत दर्शाती है। धन किसके पास था और उसके ऊपर धर्म है, यानी कि वंशीधर जी की जीत थी। घर की आर्थिक बदहाली के बावजूद दारोगा मुंशी वंशीधर सेठ आलोपी दीन की भारी रिश्वत को नकार कर अपनी कर्तव्य निष्ठता का परिचय देते हैं। किस तरीके से भ्रष्टाचार दिखाया गया सभी जगह कि भाई यहाँ पर कौन थे, वो आपका धर्म थे, हमारे धर्म के प्रतीक थे मुंशी वंशीधर जी, और उसके ऊपर जो है वो धन लेकर आए थे सेठ आलोपी दीन। घर में हालात अच्छे नहीं थे उनके, लेकिन तब भी वो रिश्वत लेने से मना कर देते हैं। और नमक के गैर कानूनी व्यापार के मामले में उन्हें हिरासत में भी ले लेते हैं। और अंत में क्या होता है कि भाई गैर कानूनी, क्योंकि उस समय नमक जो है व्यापार करना गैर कानूनी था, तो इसमें जो है उनको गिरफ्तार भी कर लेते हैं। समाज के अत्यंत धनी और इज्जतदार आलोपी दीन के धन के आगे सारी व्यवस्थाएं बिक जाती हैं और अदालत में लज्जित होने के बाद वंशीधर को नौकरी से मुअत्तल यानी निकाल दिया जाता है। तो अंत में उसमें क्या होता है कि भाई वो गिरफ्तार तो कर लेते हैं, लेकिन गिरफ्तार करने के बाद पैसे का बोलबाला हर जगह,
चाहे अदालत हो, चाहे आपकी कोतवाली हो, सब जगह, और वो हार भी जाते हैं वंशीधर जी, और इसके नतीजे में उन्हें उनकी जॉब से निकाल भी दिया जाता है। तो अभी तक क्या था, धन की जीत हो रही थी। फिर क्या होता है, अंत में पंडित आलोपी दीन सत्य के आगे झुककर स्वेच्छा से वंशीधर को अपनी सारी संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं। फिर वो ये समझ जाते हैं, आलोपी दीन जो कि धन के बोलबाले पर जीत गया था, वो आता है किसके बाद, वंशीधर के पास, और अंत में वो उनको अपनी पूरी संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त करता है, क्योंकि वो ये देखता है कि ये एक ईमानदार व्यक्ति है। और सही मायने में भाई, हम अगर हमारा पैसा होगा तो हम एक ईमानदार व्यक्ति के हाथ में ही देंगे, और यही आलोपी दीन करता है कि उनको अपनी जो है सारी ज़मीन जायदाद, सारी प्रॉपर्टी का एक स्थायी मैनेजर बना देता है, और इस तरीके से धन पर धर्म की जीत होती है। यही इस पूरी कहानी में था। प्रश्न संख्या 2 है, वंशीधर के पिता ने उसे कौन कौन सी नसीहतें दी। अब वंशीधर के पिताजी इतने ईमानदार नहीं थे जितना वंशीधर थे, तो वो क्या क्या नसीहतें देते हैं वंशीधर जी को, देखिए। वंशीधर के पिता ने उसे निम्नलिखित नसीहतें दी। ओहदे पर पीर की मज़ार की तरह नज़र रखनी चाहिए। ओहदा मतलब आपकी जो अपनी पोस्ट है उस पर जैसे पीर की मज़ार है। पीर की मज़ार का तात्पर्य होता है कि उस पर बहुत सारा चढ़ावा आता है, सब कुछ आता है, तो हमें उस पर नज़र रखनी चाहिए कि हमारे ओहदे पर कितना चढ़ावा, यानी कि कहते हैं ना कि लोग ऊपरी कमाई पर ध्यान रखा जाता है। जितनी सैलरी मिल रही है वो तो हमें मिल ही रही है, इसके अलावा हमें बहुत से अपने ओहदे पर जिस पे बैठे होते हैं, हमें अपना काम करवाने के लिए बहुत सारे लोग ऊपर से पैसा देते हैं, तो उस पर जो है ये हमें ज़्यादा निगाह रखनी चाहिए। मज़ार पर आने वाले चढ़ावे यानी ऊपरी आमदनी का ध्यान रखना चाहिए, जैसे मैंने भी बताया। ज़रूरतमंद व्यक्ति से कठोरता से पेश आना चाहिए ताकि उससे अधिकतम धन की प्राप्ति हो सके, यानी कि जो व्यक्ति ज़रूरतमंद है कि उसे अपना काम जल्दी कराना है, तो उसे हमें थोड़ा जो है स्ट्रिक्टली पेश आना चाहिए, क्योंकि वो अपना काम कराने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देगा। ऊपरी कमाई बहता स्रोत है जिससे व्यक्ति की प्यास बुझती है, इस पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारी सैलरी होती है वो तो निश्चित है कि आएगी आएगी, लेकिन इसके अलावा जो ऊपरी कमाई आती है वो बहता हुआ पानी है। जैसे बहता पानी होता है, हम कहीं जाते हैं तो उससे हम अपनी प्यास बुझाते हैं, उसी तरीके से उन्होंने बताया कि ये जो ऊपरी कमाई होती है ये बहता हुआ स्रोत होती है, और ये हमें हमारी प्यास हमेशा बुझाती है, अर्थात हमारी ज़रूरतों को यही पूरा करती है। बेगरज आदमी से विनम्रता से पेश आना चाहिए क्योंकि वे तुम्हारे किसी काम के नहीं होते। यानी कि बेगरज आदमी यानी कि जो हमारे, जिससे हमारा कोई काम नहीं निकलना, उससे आप सॉफ्टली पेश आइए, क्योंकि उससे हमारा कोई काम निकलना ही नहीं है। तो उसके ऊपर अपना इतना गुस्सा करके या कठोरता दिखाकर अपनी एनर्जी वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। ऊपर की कमाई से ही समृद्धि आती है, इसी का सर्वाधिक महत्व है। यानी कि ऊपर की जो इनकम होती है यही हमारे इनकम, इससे जो है हम फलते फूलते हैं, इसलिए इस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यानी कि जो भी ओहदा हो उस पर, जो भी हमें ऊपर की कमाई मिल रही है उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अर्न कर सकें, जिससे हम जितना ले सकते हैं उतना हम ले पाएँ। तो ये वंशीधर के पिताजी ने नसीहतें दी थी। प्रश्न संख्या 3 है, पंडित आलोपी दीन ने समाज में अपनी ये गहरी पहचान किस प्रकार बना ली थी। भाई उनके पास धन था, हर चीज को वो धन से तोलते थे, यही कारण था कि पूरे समाज में उनका बोलबाला था। चाहे कोई भी ओहदा हो, आप वकील ले लीजिए, कोतवाली ले लीजिए, हर जगह हमने ये चीज देखने को मिली। पंडित आलोपी दीन न केवल लक्ष्मी जी के उपासक थे बल्कि एक दुनियादार व्यक्ति भी थे। लक्ष्मी के उपासक यानी कि पैसा ही उनके लिए सब कुछ था। वास्तव में लाखों रुपयों का लेन देन करने वाले आलोपी दीन ने अपने क्षेत्र के सभी छोटे बड़ों को वो अपने ऋणी बना लिया था। यानी कि सभी लोग जो हैं उनसे चाहे पैसा लेकर हो, चाहे उनके किसी काम के चक्कर में हो, कुछ भी हो, हर व्यक्ति उनका ऋणी था। ऋण का मतलब ये नहीं होता कि आप लिटरली पैसा ही ले रहे हो। बहुत सारे लोगों के ऊपर जैसे हम एहसान कर दें तो वो हमारे ऋणी हो जाते हैं, उसी तरीके से आलोपी दीन ने भी ऐसा कुछ किया होगा। बहुतों को पैसा दिया, और जो पैसा नहीं लेते हैं या जिनको ज़रूरत नहीं पड़ी, जैसे बहुत बड़े लोग होते हैं, तो उनका कोई ना कोई काम कर दिया, इस वजह से उनके एहसानों के तले वो दब गए। अदालत से लेकर सभी सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारी अधिकारी उनकी कृपा प्राप्त करते
थे। अंग्रेज अफसर जब कभी शिकार खेलने आते तो उनके यहाँ ही मेहमान होते थे। अब उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेज जब भी आते तो उन्हीं के यहाँ रुकते थे, क्योंकि वो इतनी मेहमान नवाजी अच्छी करते थे। उन्होंने अपनी लक्ष्मी यानी धन की शक्ति से सभी को अपने वश में कर रखा था। पैसा था तो वो हर चीज को अपने मुताबिक ढालने की कोशिश करते थे। इसी कारण उन्होंने समाज में अपनी एक गहरी पहचान बना रखी थी। पैसे के बल पे ही हम बोलेंगे कि समाज में अच्छी, भाई हम कह रहे हैं कि किसी को अगर पैसे की जरूरत तो हम पैसा देंगे, किसी का काम नहीं बन रहा है तो उसका काम हम करवा देंगे, वो भी हम पैसे के बल पे ही कराएंगे। तो एक तरीके से आलोपी दीन एक जो है बहुत ही धनी और संपन्न व्यक्ति थे। सबके लिए वो कुछ ना कुछ करते रहते थे, इसलिए उन्होंने समाज में अपनी एक पहचान बनाकर रखी हुई थी। प्रश्न संख्या 4 है, मुंशी वंशीधर सत्य पक्ष पर अडिग होते हुए भी अकेले क्यों पड़ गए? अब मुंशी वंशीधर सत्य सही पर थे, यानी कि उन्होंने आलोपी दीन को गैर कानूनी काम करते हुए पकड़ा था, एकदम सही थे। उन्होंने पैसा नहीं लिया, यानी कि रिश्वत नहीं ली, तो वंशीधर उस जगह भी सही थे। लेकिन जब ये अदालत में सारी चीजें चलती हैं तो वो सारी चीजें उनके खिलाफ हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आलोपी दीन का पैसा हर जगह बोल रहा था और वंशीधर की जो ईमानदारी थी वो कहीं ना कहीं एक कोने में दबी रह गई थी, इसीलिए वंशीधर जी अकेले पड़ गए थे। मुंशी वंशीधर की ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठता किसी से छिपी नहीं थी कि वो बहुत ही ईमानदार हैं और सत्य के प्रेमी हैं, यानी कि वो सत्य के रास्ते पर ही चलते हैं। इसके बावजूद अदालत में वंशीधर अलग थलग पड़ गए। क्यों अलग थलग पड़ गए? क्योंकि अदालत के सभी कर्मचारी एवं अधिकारी आलोपी दीन के खरीदे हुए गुलाम थे। अब भाई जब हमारा जो विरोधी पक्ष है उसके पैसे का बोलबाला होगा, सब उसी के उस पे चलेंगे, तो हमारे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं ना, ठीक है ना। हमारी हेल्प कौन करेगा? भाई हमारे पास हमारी सत्यता है, मगर जिस व्यक्ति को जहां से फायदा हो रहा है उसी तरफ जाएगा। मान लीजिए कोई एक वकील है, कर्मचारी है, जितने हैं उन्हें पैसा कहीं से रहा है तो वो वहीं तरफ चले जाएंगे, और यही हुआ था यहाँ पर भी। सभी आलोपी दीन की कृपा के बोझ में दबे हुए थे। आलोपी दीन द्वारा की गई कृपा एवं सहायता से दबे अदालत के एक कर्मचारी अधिकारी उन्हें बचाने की हर संभव कोशिश करने में लगे थे, यानी कि जो उनके जितने भी एहसान तले दबे लोग थे वो हमेशा उनकी हेल्प करने में ही लगे हुए थे। और अंततः उन्होंने सेठ आलोपी दीन को बचा भी लिया। अंत में यही होता है, फैसला तो आलोपी दीन के पक्ष में ही जाता है। धन की शक्ति ने धर्म पर विजय प्राप्त कर ली। इसी कारण सत्य पक्ष पर अडिग होते हुए भी मुंशी वंशीधर अकेले पड़ गए। वो सही थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो अकेले पड़ गए, क्योंकि सब जगह धन का बोलबाला था और सभी लोग जितने भी थे वो सभी आलोपी दीन के पक्ष में ही चले गए थे धन के, और हमारे वंशीधर अकेले हो गए थे। प्रश्न संख्या 5 है, मुंशी वंशीधर को सरकारी नौकरी से क्यों हटा दिया गया था? अब चूंकि अदालत में फैसला उनके खिलाफ आया था, है ना, तो अब कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी होगा कि अगर उसे खिलाफ आया इसका मतलब वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसलिए उनको उनके पद से हटा दिया गया था। मुंशी वंशीधर ने नमक के दरोगा के पद पर रहते हुए अपनी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठता के कारण सेठ आलोपी दीन इनको गैर कानूनी रूप से नमक का व्यापार करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। वो गैर कानूनी रूप से नमक का व्यापार कर रहे थे, क्योंकि नमक का जितना भी व्यापार था वो गवर्नमेंट के अंडर में था। वो लोग ऐसे स्वतः ही नहीं भेज सकते थे उस समय, और यहाँ पर जो है वो अपनी गाड़ी में नमक छिपा कर लेके जा रहे थे। सेठ आलोपी दीन ने गिरफ्तार किए जाने से बचने के लिए वंशीधर को भारी रिश्वत देने की पेशकश भी की, किंतु कर्तव्य परायण वंशीधर अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हुए। यानी कि उनको ये हुआ कि भाई चलो ठीक है, उनको पकड़ लिया गया है तो रिश्वत ले लो, हमें छोड़ दो। लेकिन वंशीधर तो बहुत ईमानदार थे, उन्होंने रिश्वत लेने से मना कर दिया और उनको गिरफ्तार कर लिया। हिरासत में रखे गए आलोपी दीन को जब अदालत में पेश किया गया तो वहां उसे सभी को अपने धन के प्रभाव से दास बना लिया। भाई उनका पैसा का बोलबाला था। अदालत से सम्मान सहित बरी होने के बाद आलोपी दीन ने अपनी धन की शक्ति का प्रदर्शन करके नमक विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा दरोगा वंशीधर को नौकरी से हटवा दिया। जब बाहर निकले तो हटवा दिया। भाई गवर्नमेंट की तरफ से तो वो चीजें उनके खिलाफ हो गई थी, वंशीधर के खिलाफ,
तो एक तरीके से गवर्नमेंट पहले ही नाराज थी, फिर उसके बाद उसने पैसे का बल दिखाया और उनको उनके पद से हटा दिया। प्रश्न संख्या 6 है, नमक का दरोगा कहानी के आधार पर पंडित आलोपी दीन के चरित्र चित्रण कीजिए। यानी कि उनका चरित्र कैसा निकल कर आया इस कहानी में आपको ये बताना है आलोपी दीन का। तो इसको देखिए हमने कैसे किया है कि इसे हमने अलग अलग हेडिंग्स में दिया है। अब ये डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे लिखोगे। तो इसको लिखने का सबसे अच्छा तरीका मैं बता रही हूँ कि आपको जो वर्ड लिमिट्स दी जाती हैं उसी के अकॉर्डिंग काम करोगे। मान लीजिए आपका 25 to 30 वर्ड्स के बीच अगर इसको पूछा जाता है तो उसे आपको सिर्फ एक पैरा में ख़त्म करना है। उस कंडीशन में आप एक ही पैरा में उनकी सारी क्वालिटीज़ को आप एक्सप्लेन कर दोगे। मान लीजिए कि थोड़ा ज़्यादा वर्ड आ गया कि उन्होंने बोला कि आप 35, 40 या 45 के बीच में करिए, तो उस कंडीशन में आप इसे अलग अलग पॉइंट्स में दे सकते हो, 1 नंबर 1 2 3 4। अब इसके बाद अगर वो दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में आता है यानी कि 60-70 शब्दों में आता है तो या 70-80 शब्दों में आएगा, तो उस तरीके से आप अलग अलग हेडिंग्स में भी इसको दे सकते हैं। तो इसीलिए हम आपको यहाँ पर दीर्घोत्तरीय में बता रहे हैं ताकि आप इसको शॉर्ट अगर करना चाहो तो उसे आप शॉर्ट भी कर सकते हो। अब ये आपको देखना है कि क्वेश्चन आपसे कितने मार्क उसके शब्द के पूछे जा रहे हैं, उसी के हिसाब से आप इसका उत्तर दे दीजिएगा। तो देखते हैं, नमक का दरोगा कहानी के प्रमुख पात्र पंडित आलोपी दीन के चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब चूंकि अगर ये कहानी हम देखें तो ये एक अपोजिट कैरेक्टर था, हमारे हीरो तो वंशीधर जी थे, लेकिन हमारे विलन के कैरेक्टर में जो है ये निकल कर आए थे आलोपी दीन जी, है ना। लेकिन तभी ऐसा नहीं है कि विलेन थे तो सारी चीज़ें गलत ही होंगी, कुछ अच्छाइयाँ भी थी। इन्होंने वंशीधर जी की सत्यनिष्ठा को देखा, न्यायप्रियता को देखा, तभी उन्हें अपना मैनेजर नियुक्त किया था। तो सारी चीज़ें बुरी नहीं हैं, कुछ अच्छी भी हैं, कुछ बुरी भी हैं। पहला है भ्रष्ट आचरण। अब चूंकि वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, सभी को धन के बल पर खरीदना उनका वो काम था। पंडित आलोपी दीन भ्रष्ट आचरण वाला व्यक्ति है। अपने भ्रष्ट आचरण के कारण ही वे विभिन्न सरकारी विभागों के कर्मचारियों को रिश्वत देकर समाज में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का कार्य करता है। कोई भी काम करवाना हो रिश्वत दे देता था, इस कारण से उसके काम हो जाते थे। लेकिन इससे एक चीज और होती थी कि समाज में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा था। दूसरा है धन का उपासक। धन बहुत था, धन के बल पर हर एक काम कर लेता था और उसके लिए धन ही सर्वोपरि था। पंडित आलोपी दीन को धन की शक्ति पर अत्यधिक विश्वास था। यही कारण है कि वह धन का प्रयोग करके ईमानदार व कर्तव्यनिष्ठ दरोगा वंशीधर को रिश्वत देने का प्रयास करता है। वह धन के समक्ष धर्म को भी महत्व नहीं देता कि उसके लिए क्या था, धर्म ही सब, क्योंकि बोला गया पाठ में क्या है, वो लक्ष्मी का उपासक है, यानी कि लक्ष्मी के बल पर हर एक काम को कराने की जरूरत करता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, वंशीधर को खरीदने की कोशिश करता है मगर वो नहीं बिकते हैं। तीसरा हमारा है प्रभावशाली व्यक्तित्व। अब चूंकि उनके पास धन इतना था तो समाज में एक प्रभाव, एक प्रभुत्व उन्होंने बनाकर रखा हुआ था। पंडित आलोपी दीन समाज में अत्यंत प्रतिष्ठित एवं सम्मानित व्यक्ति हैं, जिस कारण समाज के प्रत्येक वर्ग में उनका दबदबा विद्यमान था। अब चूंकि अत्यंत प्रतिष्ठित हैं, समाज में धन है, तो सभी जितने भी समाज के जितने भी वर्ग थे सभी पे उनका एक प्रभुत्व था, जिस कारण समाज के प्रत्येक वर्ग पर उनका दबदबा विद्यमान था। उसके इसी प्रभावशाली व्यक्तित्व का परिणाम था कि उसके दोषी होने के उपरांत भी अदालत उसे रिहा कर देती है। अब ये प्रभाव ही था पूरे समाज पे कि सब जानते थे कि आलोपी दीन जो है वो रिश्वत देता है और पैसे के बल पर सारा काम करवाता है, ये सब जानते थे। लेकिन फैसला जो है आता किसके पक्ष में है, आलोपी दीन के, कि सब जानते हुए कि ये गलत था लेकिन उसको सजा प्राप्त नहीं होती, और जो सत्यनिष्ठ व्यक्ति होता है और सब उसी को दोषी बोलते हैं। नेक्स्ट है वाक्पटु व्यक्तित्व, यानी कि बोलने में बहुत अच्छा होना। आलोपी दीन में व्यवहार कुशलता व वाक का गुण कूट कूट कर भरा हुआ है। वह अपनी वाक्पटुता के कारण सामने वाले को आक्रामक बनने से रोक देता था और आपसी मेल जोल या सामंजस्य के द्वारा बीच का समझौतावादी रास्ता निकाल लेता था।
यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि कहते हैं ना कि जब हम कोई चीज़ अपने पक्ष में करना चाहते हैं, हमारे पास पैसा है, तो ये होता था कि वो हर चीज़ को अपने पक्ष में करने के लिए वो ऐसी बातों को घुमाता, ऐसा बनाता कि सामने जो विरोधी पक्ष है वो भी ये उनकी बात को मान लिया करता था। यानी कि वो बातों द्वारा दूसरे के मन को बदलने की बहुत अच्छी महारत रखता था। तो ये कुछ विशेषताएं थी आलोपी दीन जी की। मानवीय गुणों का सम्मान करने वाला, अब यही था, ये क्या था, मानवीय गुण कौन से थे, जो वंशीधर जी के अंदर थे, इन्हीं को उसने पहचाना था। आलोपी दीन के व्यक्तित्व में अनेक दोष है, किंतु वह मानवीय गुणों का सम्मान करने वाला व्यक्ति है। वह अवश्य ही मुंशी वंशीधर को नौकरी से मुअत्तल करवाता है, यानी कि वो अपने पैसे के बल पर उनको उनकी पोस्ट से हटवा देता है, यानी नमक के दरोगा के पद से उनको हटवा देता है। हटवाने का कारण क्या था, क्योंकि वो अपनी प्रॉपर्टी के लिए उनको मैनेजर बनाना चाहता था, लेकिन उसकी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठता या वासक्त प्रियता के गुणों से प्रभावित होकर ही उन्हें संपूर्ण संपत्ति का मैनेजर यानी कि प्रबंधक नियुक्त करता है, जो उसके व्यक्तित्व के सकारात्मक पक्ष को उजागर करता है कि भाई वो पैसे के बल पे उन्हें नौकरी से निकलवा तो देता है, लेकिन अपनी संपूर्ण प्रॉपर्टी के लिए उन्हें अब एज अ प्रबंधक यानी कि मैनेजर नियुक्त करता है, क्योंकि अगर वो उस पोस्ट पे रहते तो वो उसके मैनेजर नहीं बनते। इसीलिए उससे पहले क्या किया था, उनको हटाया था। तो ये गलत तो किया था उसने, लेकिन वो जानता था कि वंशीधर के अंदर जो है जो गुण हैं वो हमें कहीं ढूंढने को नहीं मिलेंगे। उसका इतना धन दौलत थी, प्रॉपर्टी थी, वो चाहता था कि ऐसे हाथों में जाए जो व्यक्ति भ्रष्टाचार से में लिप्त ना हो। खुद वो भ्रष्टाचारी था, लेकिन वो अपनी प्रॉपर्टी के लिए ऐसा व्यक्ति चाहता था जो पूरी तरीके से ईमानदार हो, और वंशीधर से अच्छा उसे कोई कैंडिडेट नहीं मिला था। प्रश्न संख्या 7 है, नमक का दरोगा कहानी के आधार पर वंशीधर का चरित्र चित्रण कीजिए। अब हमारी कहानी के नायक हैं मुंशी ये वंशीधर जी। अब इनके चरित्र के बारे में हमें बताना है। तो देखिए, इसमें भी वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम पूरी तरीके से आपको डिटेल यानी कि दीर्घोत्तरीय में उत्तर दे रहे हैं। अब आपको ये देखना है कि वर्ड लिमिट कैसी है, उसी हिसाब से आप इसको रिड्यूस कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो क्या है, नमक का दरोगा कहानी के केंद्रीय पात्र वंशीधर के चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है हमारा ईमानदारी। तो वो एक ईमानदार व्यक्ति हैं, ठीक है। ऐसे पद पे थे जहां पर पैसा लेकर सारा काम कराया जा सकता था, लेकिन तब भी वहां पर वो पैसा नहीं लेते थे। मुंशी वंशीधर के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी ईमानदारी, अर्थात निर्लोभी प्रवृत्ति, जहां पर उनको लोभ नहीं है किसी चीज का। सारा समाज भले ही बेईमान एवं भ्रष्टाचार के दलदल में धंसा हुआ हो, लेकिन वंशीधर को ये दुर्गुण छू तक नहीं पाए थे। चारों तरफ भ्रष्टाचार था, लेकिन तब भी जो है वो पूरी तरीके से ईमानदार थे। वहां अपनी आर्थिक बदहाली के बावजूद प्रलोभन का शिकार नहीं होता। इसी गुण के कारण वंशीधर कर्तव्यनिष्ठ दरोगा हैं और अपने कर्तव्य के प्रति सदैव अत्यंत सचेत रहता है। तो मतलब एक नमक के दरोगा के पोस्ट पर वो थे जहां पर लोग उनको इतना रिश्वत दे सकते थे कि मतलब उनका घर भर जाए, लेकिन वो अपनी आर्थिक स्थिति उनकी बहुत बदहाल थी, लेकिन तब भी वो किसी तरीके से रिश्वत के बल पर नहीं आते थे। आलोपी दीन ने उन्हें बहुत रिश्वत देने की कोशिश करी, लेकिन वो तो नहीं फंसे ना। तो इस तरीके से उनके ईमानदारी का पता हमको चलता है। दूसरा है स्वाभिमानी व संवेदनशील व्यक्तित्व, यानी कि वो उनके अंदर उनका स्वाभिमान उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। वंशीधर में स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। आलोपी दीन के घर आने पर नौकरी से मुअत्तल होने के बावजूद वह स्वाभिमान के साथ उससे अत्यंत कोमलता एवं विनम्रता पूर्वक व्यवहार करता है, जो उसकी संवेदनशीलता व स्वाभिमानी व्यक्तित्व को उजागर करते हैं। अब उनको उनकी नौकरी से हटाने वाले, समाज में उनका बुरा करने वाले आलोपी दीन जो हैं वो समाज में तो अपने धन के बल पर बहुत हो गए, लेकिन वंशीधर उनकी असलियत से वाकिफ थे कि मुझे मेरी नौकरी से हटाने वाले भी यही। लेकिन जब वो उनके घर आते हैं, आलोपी दीन वंशीधर के घर आते हैं, तो उन्हें पूरा मान सम्मान देते हैं, सब कुछ देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भाई हमारे जो अपना एक होता है ना, हमारे अपने कुछ वैल्यूज होते हैं कि घर आए मेहमान को हमें एक भगवान का दर्जा देना है। तो वो चीज़ उनके अंदर थी, उनका स्वाभिमान था, वो एक संवेदनशील व्यक्ति थे, ये चीज़ साफ दिखाई देती थी।
नेक्स्ट है विचारशीलता, यानी कि जो बहुत ही विचार कर सोच समझकर जो कार्य करते हैं। वंशीधर एक विचारशील व्यक्ति हैं। वह अपने सिद्धांतों पर अडिग तो हैं, साथ में उसका स्पष्ट मत है कि बड़े बड़े पदवीधारी वास्तव में अपने भ्रष्ट आचरण के कारण निरादर के योग्य हैं। वह निराश नहीं होता, बल्कि इससे उसका चिंतन और अधिक पुष्ट होता है। मतलब वो ये भाई शुरू से हम लोग को क्या बढ़ाया जाता है कि ईमानदारी, न्याय, पीड़िता से ही ये पूरा समाज टिका है। लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो चारों तरफ भ्रष्टाचार देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। सॉरी, यही चीज उन्होंने भी देखी कि भाई उनके चारों तरफ जो था, ये बड़े बड़े पदों पर लोग जो बैठे हुए थे वो भ्रष्ट थे, निरादर के पात्र हो रहे थे अपने भ्रष्टाचार के कारण। ये सारी चीजें जो वो सोचते आए थे उन्होंने देखी थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये सारी चीजें होते हुए उन्होंने अपने एटीट्यूड में कोई बदलाव किया हो। इस विचार को उन्होंने पुष्ट रखा कि भाई सत्यवादिता और न्यायप्रियता, ईमानदारी ही होनी चाहिए, और उस पर वो हमेशा टिके भी रहे। इस तरह कहा जा सकता है कि कहानी के केंद्रीय पात्र वंशीधर का व्यक्तित्व ईमानदारी, दृढ़ता, स्वाभिमानी, कर्तव्यनिष्ठता, विचारशीलता एवं संवेदनशीलता से परिपूर्ण है। कि मतलब किस तरीके से वो एक बहुत ही पॉजिटिव वेव वाले जो व्यक्ति हैं वो कहा जा सकता है कि वो थे। प्रश्न संख्या 8, नमक का दरोगा कहानी धन पर धर्म की विजय की कहानी है, प्रमाण द्वारा स्पष्ट कीजिए। ये तो हमें पता चल जाता है किस तरीके से कि हमारे धर्म के प्रतीक वंशीधर जी थे, पूरी तरीके से ईमानदार, न्यायप्रिय, कर्तव्यनिष्ठ, अपनी पोस्ट के प्रति पूरी तरीके से ईमानदार, रिश्वत नहीं लेते, सब कुछ नहीं। ये अपना कर्तव्य निष्ठता का पालन करने के कारण ही वो आलिपुद्दीन से रिश्वत नहीं लेते और उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं जो है नमक का गैर कानूनी व्यापार करने के बाद। जब अदालत पहुंचते हैं सब ये जानते हैं कि आलोपीदीन एक भ्रष्ट व्यक्ति है, अपने पैसे के बल पर सभी चीजें खरीदता है। वंशीधर एक ईमानदार व्यक्ति हैं, सब ये जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है आलोपीदीन के धन के प्रबल प्रभाव के अंदर सभी लोग आ जाते हैं और फैसला जो है वो वंशीधर के खिलाफ जाता है। इसीलिए धर्म पर धन की विजय हो जाती है। ये हमने पूरे पाठ में देखा हुआ था। तो इसको देखिए, लिखेंगे कैसे। पंडित आलोपीदीन धन का उपासक था। उसे लक्ष्मी की शक्ति का अत्यधिक विश्वास था। उसने हमेशा रिश्वत देकर अपने कार्य करवाए। उसे हमेशा यही लगता था कि धन के आगे सारी शक्तियां व्यर्थ है, क्योंकि धन ही उसके लिए सर्वोपरि था। तो उसे लगता था सब कुछ उसके आगे व्यर्थ है। इसी विश्वास का परिणाम था कि जब आलोपीदीन की गैर कानूनी नमक की गाड़ियों को दरोगा वंशीधर ने पकड़ लिया तो वह बड़े ही निर्भीक भाव से वंशीधर से मिलता है। उसे डर नहीं लगता है, क्योंकि उसे पता था कि वो अपने धन के बल पर सब कुछ कर सकता है। वो गलत था, लेकिन तब भी बिना डरे हुए वंशीधर के सामने आता है और उसे भारी रिश्वत की पेशकश करता है। बहुत ज्यादा रकम देता है कि आप ले लीजिए और मुझे जाने दीजिए। वंशीधर अपनी ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठता का परिचय देते हुए आलोपीदीन को हिरासत में लेने का आदेश देते हैं। अब वो एक ईमानदार व्यक्ति थे, वो मना कर देते हैं कि नहीं भाई हम रिश्वत नहीं लेंगे, और आलोपीदीन को गिरफ्तार करवा लेते हैं। उनके इन्हीं गुणों से प्रभावित होकर अंत में आलोपीदीन वंशीधर के सामने अपनी संपत्ति का स्थायी मैनेजर बनाने का प्रस्ताव रखता है। इस तथ्य के आधार पर कहा जा सकता है कि नमक का दरोगा धन पर धर्म की विजय की कहानी है। तो किस तरीके से पूरी अदालत के सामने जो है धन जीतता है। पहला एक पड़ाव यह था कि किस तरीके से इस पूरी कहानी में सबसे पहले धर्म के ऊपर धन की विजय होती है। ये हमने देखा था कि जो है हमारे धर्म अर्थात वंशीधर जी हार जाते हैं और धन यानी कि आलोपीदीन जीत जाते हैं। अब ये कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती, इस कहानी का एंड बढ़ता है आगे की तरफ कि किस तरीके से अभी भी कहानी तक, क्योंकि हमारी सारी कहानियों में सही की ही जीत होती है। तो अभी तो ऐसा ही हुआ था, अभी तक तो अभी लग रहा था कि भाई गलती है, लेकिन भाई जब वंशीधर जी हार जाते हैं आलोपीदीन उसके बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ते। उनकी जो नौकरी है उनको उस पद से हटा देते हैं अपने धन की बल पर।
हटाते हैं कि नहीं हटाते हैं। तो यहाँ पर भी धन जीत गया। लेकिन एंड में आलोपी दीन वंशीधर के घर जाते हैं और अपनी पूरी संपत्ति का मैनेजर उन्हें नियुक्त करते हैं। तो ये उनकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा ही थी जिसके बल पर सब जगह जीतने वाला धन धर्म के आगे नतमस्तक हो जाता है। तो ये कहानी हमें क्या बता रही है? धन के ऊपर धर्म की विजय की कहानी बताती है। शुरू में तो हमें ऐसा लगता है कि सही चीजें हार गई, लेकिन एंड आते आते हमें समझ में आ जाता है कि सत्य की, धर्म की हमेशा जीत ही होती है। प्रश्न संख्या 9 है, नमक का दरोगा कहानी के आधार पर वर्तमान समाज के सामाजिक यथार्थ के बारे में अपने विचार स्पष्ट कीजिए। अब अभी प्रेजेंट टाइम में जो हमारा समाज है उसका जो सामाजिक यथार्थ है, यानी कि उसकी जो वास्तविकता यानी कि रियलिटी है के बारे में आपको चीज़ें बतानी है। ठीक है, तो अब हम सभी जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज के बारे में तो अच्छे से जानते ही हैं। तो उसी चीज़ों को, जितनी हमारी जानकारी उसी चीज़ों को आपको यहाँ पर लिखना है। सामाजिक यथार्थ को अभिव्यक्त करने वाली कहानी नमक का दरोगा में तत्कालीन समाज का चित्रण है, यानी कि तत्कालीन यानी कि उस समय के। लेकिन वर्तमान समाज में भी नैतिक दृष्टि से पतित एवं भ्रष्ट पंडित आलोपी दीन जैसे लोगों की कमी नहीं है। तो जो ये कहानी है तत्कालीन का मतलब है कि जिस समय ये लिखी गई। अब जिस समय लिखी गई उस समय क्या था? अंग्रेज थे। ठीक है, यानी कि आप समझ लो आज़ादी के लमसम की बात रही होगी। ठीक है, आज़ादी से पहले या उसके टाइम की बात रही होगी। तो उस समय भी समाज में भ्रष्टाचार था, आलोपी दीन के रूप में ये चीज़ बताई गई। लेकिन आज हम देखें आज़ादी के इतने साल बाद भी तो आलोपी दीन जैसे करेक्टर जो हैं वो हमारे समाज में अभी भी व्याप्त हैं। पतित एवं भ्रष्ट पंडित आलोपी दीन जैसे लोगों की कमी नहीं है। इन सब के बावजूद आज भी अनेक लोग बाबू वंशीधर जैसे हैं जो अपनी ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा को अंत तक नहीं छोड़ते। ऐसा नहीं है कि आलोपी दीन ही समाज में है, वंशीधर जैसे लोग भी आज समाज में हैं। बहुत कुछ हो जाए लेकिन तब भी वो अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ते हैं। ऐसे ही लोगों के कारण यह समाज एवं व्यवस्था चल रही है। मान लीजिए कि समाज में सभी लोग आलोपी दीन जैसे हो जाएंगे तो क्या ये समाज हमारा चल पाएगा? बिल्कुल नहीं चल सकता, कतई नहीं चल सकता। यानी कि वंशीधर लोग जैसे लोग भी इस समाज में हैं, जिसकी वजह से समाज का एक जो पॉजिटिव ढांचा है वो खड़ा हुआ है। इस तरह कहा जा सकता है कि नमक का दरोगा कहानी वर्तमान समाज के यथार्थ का भी जीवंत चित्रण प्रस्तुत करती है। तो ये कहानी सिर्फ हम ये नहीं कह रहेंगे तत्कालीन समय की थी, आज के समय का भी कहीं ना कहीं एक रूप हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है। प्रश्न संख्या 10 है, पंडित आलोपी दीन का इलाके में कैसा प्रभाव था? उनके धन के बल पर उनका दबदबा था समाज के ऊपर। हर कोई उनकी बात को मानता, कोई उनकी चीज़ों को नकार नहीं सकता था, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके धन के ऋणी सभी थे तो उनके द्वारा किए गए कार्यों के भी ऋणी थे। पंडित आलोपी दीन अपने इलाके के बड़े प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित जमींदार थे जो लाखों रुपयों का लेन देन करते थे तथा धन को भी सब कुछ मानते थे। पैसा थोड़ा बहुत नहीं, उस समय लाखों रुपए बहुत मायने रखते हैं। तो उनका लेन देन करना और उनके लिए धन ही सब कुछ था। जैसा कि पाठ में दिया गया है कि वो लक्ष्मी के उपासक थे, यानी कि पैसा ही उनके लिए एक प्राइमरी था। प्रत्येक व्यक्ति उनसे बहुत प्रभावित था और उनका ऋणी भी था। प्रभावित होने का तात्पर्य यह है कि चूंकि अब वो जिस समाज के जिस ओहदे पर थे, चूंकि जमींदार थे, पैसा था, उसके बल पर वो सारे ही कार्य करा दिया करते थे, तो इसलिए समाज में उनका एक प्रतिष्ठा भी थी, सम्मान भी था और लोग उनके ऋणी भी थे। वे प्रत्येक व्यक्ति को धन का लालच देकर उन्हें अपनी मुट्ठी में कर लेते और उन्हें कठपुतलियां बनाकर नचाते हुए उनसे सभी सही गलत काम करवाते थे, यानी कि पैसे के बल पर सारे कामों को करवाते थे। इसी प्रकार सभी उनसे मोहित थे। इलाके का न्यायालय, वकील, पुलिस आदि सब उनके गुलाम थे। ये तो हमने देख लिया, जब जो कोर्ट केस चला उसमें हमने देखा कि चाहे पुलिस हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे वकील हो, हर कोई जो है उनके प्रभाव में था और उनको अपने अंडर करने के लिए बहुत ही महारत रखता था, क्योंकि पैसे के बल पर हर चीज़ वो ले लिया करता था। यही चीज़ था ना, तो पैसे के बल पर उसने सबको खरीदा और अपना गलत होते हुए भी वो केस जीत जाता है।
प्रश्न संख्या 11 है, यह कहानी सद्गुणों के प्रभाव की कहानी है। कैसे? सद्गुणों का प्रभाव, अब उनके अच्छे गुण थे वंशीधर के, जिनका प्रभाव एक बुरे व्यक्ति आलोपी दीन पर प्रभाव पर पड़ता है। भाई वंशीधर जो है ईमानदार व्यक्ति थे और आलोपी दीन एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति था, सारे गैर कानूनी काम करना सब कुछ वो करते थे। अब इनके जो अच्छे गुण थे वंशीधर का, इनका पूरा प्रभाव आलोपी दीन पे पड़ा, इसीलिए तो जो है वो सब कुछ उनके पक्ष में आलोपी दीन के पक्ष में हुआ और वंशीधर के खिलाफ गया। लेकिन एंड में जो है आलोपी दीन जो थे वो वंशीधर को अपना मैनेजर नियुक्त करते हैं। तो सद्गुणों का ही प्रभाव था कि आलोपी दीन जो है उनको वो अपने पक्ष में लेकर आते हैं और अपना मैनेजर जो है वो नियुक्त करते हैं। ये कहानी सद्गुणों के प्रभाव की कहानी है। ये कथ्य हमने देखा है, पूर्णता सत्य है। इस कहानी का नायक वंशीधर वास्तव में ऐसा व्यक्ति है जिसे प्रायः सभी सद्गुणों का निवास है। मतलब सद्गुण यानी कि सारी अच्छी क्वालिटीज उनके अंदर मिलती हैं, जैसे आज्ञाकारी पुत्र हैं, ईमानदार हैं, परिश्रमी हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, दृढ़ चरित्र वाला आदि। तो ये सारी क्वालिटीज उनके अंदर थी। दूसरी ओर आलोपी दीन, जिसे सदा झूठ, बेईमानी और धोखाधड़ी से ही जीवन गुजारा, अपने असीमित धन से वंशीधर जैसे व्यक्ति को खरीदना चाहता था। उसके पास बहुत सारा धन था, जब फंसता है तो अपने धन से ही वो वंशीधर को खरीदना चाहता है। लेकिन वंशीधर तो भाई बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं, तो वो तो किसी से बिकने वाले नहीं। किंतु अंत में वंशीधर के गुणों से प्रभावित होकर उसने उसे अपने ही यहाँ पर एक ऐसे पद के लिए नियुक्त किया जिसके लिए वंशीधर जैसे विश्वसनीय और ईमानदार व्यक्ति की आवश्यकता थी। यानी कि वो पद ऐसा था जहां पर एक विश्वास पात्र व्यक्ति, एक ईमानदार व्यक्ति का होना बहुत जरूरी था। अगर ऐसा व्यक्ति नहीं हो तो परेशानी हो जाएगी, भाई उनके ही प्रॉपर्टी, उनके ही पैसे में जो है घपला होने लगेगा। तो ये चीज साफ दिखाई दे रही थी कि उनके जो गुण थे वो आलोपी दीन को प्रभावित करते हैं और वो उन्हें अपने यहाँ एक मैनेजर के रूप में, अपनी पूरी प्रॉपर्टी के मैनेजर के रूप में नियुक्त करते हैं। इसीलिए यह एक सद्गुणों के प्रभाव की कहानी है। इसमें सद्गुणों के प्रभाव में आकर अवगुणों ने घुटने टेक दिए। तो अवगुण कौन थे? हमारे आलोपी दीन थे। उनके मतलब यहाँ वंशीधर के जितने सद्गुण थे उससे वो इतना प्रभावित हुए कि अंत में आकर वंशीधर के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये सद्गुणों के प्रभाव की ही कहानी है। प्रश्न संख्या 12 है, वंशीधर की बातों को सुनकर पंडित आलोपी दीन स्तंभित क्यों रह गए? अब यहाँ पर क्या था, वंशीधर की बातों को सुनकर पंडित आलोपी दीन स्तंभित गए। ऐसा वंशीधर ने क्या कहा कि आलोपी दीन जो है एकदम जो है स्तंभित, यानी कि स्तंभ की भांति एकदम स्थिर हो जाना। स्तंभ मतलब जानते ना, खंभा, उसकी भांति जो है एकदम स्थिर हो जाना क्या था, ये आपको बताना है। पंडित आलोपी दीन को लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। भाई कि वो पैसे के उपासक थे, हम सभी जानते हैं। वो इस विश्वास इसलिए था, उन्हें लगता था कि पैसे के बल पर मैं सब कुछ कर सकता हूँ, हर एक आदमी को खरीद सकता हूँ। वे धन के सहारे को चट्टान समझते थे, यानी कि उनके ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो धन जो है उनके आगे एक चट्टान की भांति खड़ी रहेगी, क्योंकि उनका मानना था कि जब तक धन हो तब तक कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। किंतु जब गैर कानूनी ढंग से नमक की बोरियां ले जाते हुए उन्हें नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर द्वारा रंगे हाथों पकड़ लिया गया और उन्होंने उसे धन का लालच देकर उनसे पीछा छुड़ाना चाहा, किंतु वंशीधर ने धन स्वीकार करने से मना कर दिया। अब भाई वो गैर कानूनी काम कर रहे थे, नमक की बोनियां ले जाते पकड़ लिया भाई वंशीधर जी ने। उन्होंने सोचा कि चलो हम पैसा दे देते हैं और उसके बल पर हम छूट जाएंगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि भाई मैं तो नहीं लूंगा। तब पंडित आलोपी दीन स्तंभित रह गए। उन्होंने मना कर दिया कि भाई वो तो अभी तक ये समझते आ रहे थे कि पैसे के बल पे सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन जब वंशीधर ने मना कर दिया तो वो एकदम स्तंभित रह गए कि अरे अब क्या होगा, मैं तो समझ रहा था पैसे के बल पे सब कुछ खरीद सकते हैं। क्योंकि अपने जीवन में उन्होंने पहली बार ऐसा मनुष्य देखा था जिससे धन का लालच ना हो और जो धन से ज्यादा अपने धर्म का पालन करता हो।
जो धन को देखकर डगमगाए ना और जिसे धन अपने कर्तव्य पथ से भटका नहीं सकता। तो उनके जीवन में ऐसा ये पहले व्यक्ति आए थे जो धन के आगे नहीं झुके। तो जाहिर सी बात है ऐसे व्यक्तित्व को देखकर चंबित होना तो को बहुत बड़ी ये बात है कि भाई ऐसा व्यक्ति, उन्होंने अभी तक देखा अपने धन के बल पर हम सब कुछ करते आए, जिसको चाहा उसको खरीदा, जिससे चाहा वैसे मर्जी काम कराया, सभी कुछ वो करते आए थे। लेकिन वंशीधर के सामने क्या हुआ कि धन का काम नहीं चला, इसीलिए इस बात से वो स्तंभित रह जाते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, वंशीधर के वृद्ध पिता आलोपी दीन से लल्लो चप्पो की बातें क्यों करने लगे। अब वंशीधर जी के जो पिता थे वो भी धन के आगे नतमस्तक हो जाते थे। वंशीधर नहीं होते थे लेकिन उनके पिताजी हो जाते थे। इसीलिए इनकी नसीहतों से हमें पता चलता है किस तरीके से वो अपने ओहदे को पीर की मज़ार कहते हैं, ऊपरी कमाई को बहता हुआ स्रोत कहते हैं। तो उनका एक तरीके से इनडायरेक्टली मतलब था कि आप पैसा एक्स्ट्रा ज़्यादा कमाओ। लेकिन भाई वंशीधर ईमानदार होते, दरोगा की पोस्ट पे होने के बावजूद वो ऊपरी पैसा नहीं कमाते। फिर उसके बाद उनके साथ ये सारी चीज़ें घटित होती हैं और उस पद से भी हटा दिए जाते हैं। आलोपी दीन जब उनके घर आते हैं कि मैनेजर के लिए नियुक्ति हम करने के लिए आते हैं, तो उनके पिताजी उनका स्वागत करते हैं और बहुत लल्लो चप्पो करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस व्यक्ति से हमें पैसा यानी कि धन प्राप्त हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए वो लल्लो चप्पो करते हैं, क्योंकि वो भी एक ऐसे ही व्यक्ति थे जो पैसे के आगे झुक जाया करते थे। और चूंकि आलोपी दीन समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति तो थे ही थे, एक ये भी कारण हो सकता है ना। वंशीधर के वृद्ध पिता पंडित आलोपी दीन से लल्लो चप्पो अर्थात चमचागिरी की बातें इसलिए करने लगे क्योंकि वे जानते थे कि वे बहुत बड़े और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। अगर उन्होंने उनका अपमान किया तो उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। इसके अतिरिक्त वे यह भी जानते थे कि वे बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उनके पास बहुत अधिक धन संपत्ति है। तो वंशीधर जैसे उनके पिता नहीं थे। उनके पिताजी कैसे थे? पैसे के आगे, प्रभाव के आगे झुक जाना, नतमस्तक हो जाने वाले व्यक्ति। उन्हें डर था कि जैसे मेरा बेटा नहीं झुका, उसको इतनी सारे सफ़र करना पड़ रहा है, इतनी परेशानी आई, हो सकता है कि अगर मैं ना करूं तो मुझे भी परेशानियां आएंगी। तो यही कारण से वो उनकी चमचागिरी करते हैं। इसीलिए यदि वे उनको प्रसन्न रखते हैं तो कदाचित उन्हें भी उनकी जायदाद का कुछ हिस्सा मिल सकता है। वे तो यह भी मानते थे कि उनका लाडला महामूर्ख है जिसने ऐसे प्रतिष्ठित धनी और धन को ठुकराया था जिन्हें ये सब पूजते हैं, अर्थात धन के लोभी और हीन भाव से ग्रस्त होकर लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। तो वो चाहते थे कि भाई उनके पास पैसा है, चलो हम लल्लो चप्पा करेंगे तो थोड़ा पैसा आ जाएगा। और वो अपने लड़के को जानते थे कि भाई किस तरीके से हमारे लड़के के कारण आलोपी दीन जो है वो बहुत परेशान हुए, इसीलिए वो उनको जानते थे कि उनके धन को ठुकराया है, लेकिन हम नहीं ठुकराएंगे, हमें मिल जाएगा। तो एक तरीके से वो धन लोलुप व्यक्ति थे और जो है वो हीन भावना से भी ग्रस्त थे कि अपनी जो परिस्थितियाँ थी उससे संतुष्ट नहीं थे, वो और धन चाहते थे। तो इस कारण से वो आलोपी दीन की लल्लो चप्पो करते हैं, यानी कि चमचागिरी करते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, पंडित आलोपी दीन ने वंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर क्यों नियुक्त कर दिया? उनकी ईमानदारी के कारण, क्योंकि भाई हम अपनी प्रॉपर्टी को नुकसान होते नहीं देख सकते। भले ही हम दूसरों को धन देते हों, पैसा अपनी सारी चीज़ें अपने मुताबिक करवाते हों, लेकिन जब अपने पे बात आती है तो हमें ये नहीं लगता है कि हमारी जितना भी धन संपत्ति जो कुछ भी है वो गलत हाथों में जाए, हम ये कभी नहीं चाहते। तो इसलिए आलोपी दीन को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो उनकी पूरी प्रॉपर्टी की अच्छे से देखभाल कर सके, और उन्हें वंशीधर से अच्छा व्यक्ति नहीं मिला क्योंकि वो एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे। इसीलिए अपनी सारी प्रॉपर्टी की बागडोर उनके हाथ में वो सौंप देते हैं। पंडित आलोपी ने देखा कि वंशीधर एक ईमानदार व्यक्ति है जिससे धन भी अपने कर्तव्य पद से नहीं हटा सकता। कोई और व्यक्ति होता इतना सारा धन देख के चलो थोड़ा अपनी जेब भर ली जाए, लेकिन वो ये देख रहे थे कि वंशीधर एकदम ईमानदार हैं, उनके आगे धन की एक नहीं चलती है। क्योंकि जब वे गैरकानूनी तरीके से नमक की बोरियां ले जा रहे थे और उन्हें वंशीधर द्वारा रंगे हाथों पकड़ लिया गया,
उनसे बचने के लिए पंडित आलोपी दीन ने उन्हें धन का लालच देना चाहा, तब भी वे धन लेकर उन्हें आजाद करने के लिए राजी नहीं थे। कि मतलब चलो भाई थोड़ा सा पैसा ले लो तुम और मुझे छोड़ दो। लेकिन वंशीधर ने तो न कहा, बोला कि नहीं, कानून है कि आपने गलत किया है, आपको गिरफ्तार होना पड़ेगा, हम आपकी एक नहीं। अब ये नहीं कि थोड़ी बहुत उन्होंने रिश्वत दी, अच्छी खासी रिश्वत देने की कोशिश करी थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और अपने धर्म का पालन करते हुए हिरासत में ले लिया। तो जो उनका धर्म था, जो उनका ओहदे की मांग थी कि भाई ये व्यक्ति अगर गलत कर रहा है तो इसे हिरासत में लेना चाहिए, तो वो हिरासत में ले भी लेते हैं। अतः इससे वे जान गए कि वंशीधर एक धर्मनिष्ठ और कर्तव्यपरायण व्यक्ति हैं, जिसे धन का कोई लोभ नहीं था। इसीलिए वे जान गए थे कि वंशीधर ने निस्वार्थ भाव से कार्य कर सकते हैं, यानी कि जहां पर अपना स्वार्थ नहीं है, जो हमारा पद कहता है हमें उसी के हिसाब से काम करना है। पंडित आलोपी दीन के बाद पास बहुत अधिक जायदाद थी, इसलिए उनको उसके लेन देन को संभालने के लिए एक ईमानदार और जिम्मेदार व्यक्ति की खोज थी। कि ऐसा व्यक्ति जो ईमानदार हो और इस पद पर पूरी ईमानदारी के साथ काम करे, ऐसा व्यक्ति चाहिए था, जिस पर उनकी नजरों में केवल वंशीधर ही खरे उतर रहे थे। तो उन्हें लगा कि वंशीधर ही एक ऐसा व्यक्ति है जो इस पोस्ट के लिए एकदम सूटेबल है, और वो उसको नियुक्त करने का फैसला करते हैं। इसीलिए आलोपी दीन ने वंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया कि भाई ये ऐसी पोस्ट है जहां पर धन बहुत ज्यादा सबको दिखेगा, और अगर कोई बेईमान व्यक्ति आता है तो वो इस धन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। लेकिन वंशीधर एक ऐसा व्यक्ति था जो धन की पूरे सागर में भी बैठा हो तो उसमें से एक पैसा नहीं लेगा, क्योंकि वो उसके हक का पैसा नहीं है। ये चीज वो समझ गए थे, इसीलिए वंशीधर को वो अपनी पूरी जायदाद का मैनेजर नियुक्त करते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, रोजगार की खोज में निकलने से पूर्व वंशीधर के घर की हालत कैसी थी? आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, पिताजी थे, घर में बीवी बच्चे सभी कुछ थे, उनकी ज़रूरतें नहीं पूरी हो पा रही थी। तो एक तरीके से हम बोलेंगे कि उनके घर की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। रोजगार की खोज में निकलने से पूर्व वंशीधर की हालत बहुत बुरी थी। हमने जैसे बोला है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उनके पिता एक साधारण पद पर नियुक्त थे तथा उनका मासिक वेतन बहुत कम था। मतलब जो उनको सैलरी मिल रही थी उनके पिताजी को, वो बहुत ही कम सैलरी थी। यह धन समाज के प्रारंभ में ही समाप्त हो जाता था। भाई सैलरी क्या है, एक महीने के अंत में मिलेगी, दूसरे महीने के शुरू में ही वो सारा सब कुछ करते करते सारा धन खत्म, सारी सैलरी खत्म हो जाती थी, और फिर उनके घर रोजी रोटी के लाले पड़ते थे। यानी कि जब भाई सैलरी पहले हफ्ते में खत्म हो जाएगी तो अंत तक आते आते तो परेशानी होनी ही थी। इसके अतिरिक्त वह ऋण के बोझ से दबे हुए थे और उनके पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था। भाई बहुत ज़्यादा ऋण भी था, ले रखा था, और जो उनका स्वास्थ्य था उनके पिता का वो भी अच्छा नहीं था। घर में लड़कियां घास फूस की तरह बढ़ रही थी। घास फूस की मतलब लड़कियां बहुत तेजी से बढ़ रही थी। अब बढ़ने का मतलब उनकी शादी वगैरह की भी चिंता होनी थी। और पिता कगार के वृक्ष हो चुके थे। कगार के वृक्ष हो चुके थे यानी कि कब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, अब वो बुजुर्ग हो चुके थे। तो वो कगार यानी अब इसको कगार का वृक्ष हम कैसे कहते हैं, जैसे नदी होती है, नदी में जो किनारे की मिट्टी होती है उस पर एक ऐसा पेड़ खड़ा होता है जो किसी भी वक्त नदी में बहकर चला जाएगा, यानी कि किसी भी वक्त उस पेड़ का खात्मा हो सकता है। तो कगार का वृक्ष कहने का तात्पर्य उनको ये था कि किसी भी समय वो इस दुनिया को छोड़कर जा सकते थे। अब उनका ही एक मासिक वेतन था, अब वो ही चले जाएं तो भाई कैसे आगे काम चलेगा, है कि नहीं। आर्थिक विपन्नता ने सबको रुला रखा था, यानी कि जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही ज्यादा खराब थी। तो ये उनके घर के पूरे हालात थे। प्रश्न संख्या 16 है, दारोगा वंशीधर गैरकानूनी कार्यों की वजह से पंडित आलोपी दीन को गिरफ्तार करता है, लेकिन कहानी के अंत में इसी पंडित आलोपी दीन की सहृदयता पर मुग्ध होकर उसके यहाँ मैनेजर की नौकरी को तैयार भी हो जाता है। भाई एक व्यक्ति जिसे आपने गलत कार्य के लिए गिरफ्तार किया और अंत में आप उसी के यहाँ नौकरी करने लगते हैं। आपके विचार से वंशीधर का ऐसा करना उचित था? आप उसकी जगह होते तो क्या करते? अब पूछने का तात्पर्य यह है कि क्या जो वंशीधर ने किया ये सही था, पहले आपको ये बताना है, और अगर इसकी जगह आप होते
तो आप क्या करते। अब इस क्वेश्चन के आंसर में आप सभी की राय अलग अलग हो सकती है, तो जो भी आपकी राय है उसे तर्क सहित उत्तर देना। जैसे मान लीजिए कि अगर आप बोलते हैं कि वंशीधर ने सही किया, तो क्यों सही किया ये आपको बताना है, और आप बोलते हैं कि वंशीधर ने गलत किया, उनके यहाँ नौकरी नहीं करनी चाहिए थी, तो आपको ये भी तर्क देना है कि क्यों नहीं करनी चाहिए थी। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप हमेशा कि आप क्या समझते हैं या क्या सोचते हैं, तो जो भी आप समझते हैं उसका रीजन आपको देना पड़ता है कि आखिर किस रीजन से आप इस बात के पक्ष में जा रहे हैं। वंशीधर ईमानदार व सत्यनिष्ठ व्यक्ति था। दारोगा के पद पर रहते हुए भी उसने पद के साथ नमक हलाली की तथा उस पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए ईमानदारी सतर्कता से कार्य किया। तो जो उसके पद की गरिमा थी उन्होंने उसको बनाकर रखा। उस पद की गरिमा थी कि भाई नमक की चोरी नहीं होनी चाहिए, तो उसने वो पद की गरिमा बनाई। आलोपी दीन को पकड़ा। अब आलोपी दीन ने भाई उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन वो पद उनसे क्या कहता है कि भाई आपको जो है वो रिश्वत नहीं लेनी, तो उन्होंने रिश्वत नहीं ली और आलोपी दीन को गिरफ्तार भी कर लिया। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी ईमानदारी में सतर्कता बरती और पंडित आलोपी दीन को गिरफ्तार भी कर लिया। उसने अब भारी रिश्वत को ठुकराकर पंडित आलोपी दीन जैसे प्रभावी व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उसने गैर कानूनी कार्य को रोका। उसी आलोपी दीन ने जब उसे अपनी जायदाद का मैनेजर बनाया तो वह उसकी नौकरी करने के लिए तैयार हो गया। वह पद के प्रति कर्तव्यनिष्ठ था। उसकी जगह हम भी वही करते जो वंशीधर ने किया। तो मतलब पद की क्या गरिमा है, उस गरिमा को उन्होंने बरकरार रखा था। जब आलोपी दीन ने उन्हें वो पद दिया तो उस पर पद की भी गरिमा थी, ईमानदारी, तो उन्होंने उसको भी बना के रखा। उन्होंने ये नहीं कि आलोपी दीन के खिलाफ नहीं थे, आलोपी दीन के गलत कृत्य के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने उनके इस ऑफर को स्वीकारा। अगर हम होते तो हम भी यही करते। तो भाई वो व्यक्ति भले भ्रष्ट हो, लेकिन वो जिस पद के लिए हमें आमंत्रित कर रहा है वो हमारी गरिमा को हाँ, अगर ऐसा कोई पद ऑफर करता जहां पर हमें गलत काम करने पड़ते तो हम उसके इस प्रस्ताव को ठुकरा देते, लेकिन उसने जिस पद के लिए हमें प्रस्ताव दिया वहां हमारी ईमानदारी को किसी तरह की ठेस नहीं लगनी थी। ये चीज वंशीधर ने समझी और तभी उन्होंने उस पद को स्वीकार किया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर हम होते तो हम भी यही करते। प्रश्न संख्या 17 है, नमक विभाग के दरोगा पद के लिए बड़े बड़ों का जी ललचाता था। वर्तमान समाज में ऐसा कौन सा पद होगा जिसे पाने के लिए लोग लालायित रहते होंगे और क्यों? उस समय नमक का दरोगा के पद के लिए बड़े बड़े लोग चाहते थे कि भाई उन्हें वो पद प्राप्त हो जाए। क्यों? क्योंकि उसमें ऊपरी कमाई बहुत थी। लेकिन पद किसको प्राप्त होता है? वंशीधर को। अब आपको यहाँ पर बताना है कि आज के समय में ऐसा कौन सा पद है जिसे पाने के लिए लोग लालायित रहते हैं कि किसी तरीके से हमें ये पद प्राप्त हो जाए। तो देखिए क्या है, वर्तमान समाज में भ्रष्टाचार के लिए तो सभी विभाग हैं। यदि आप भ्रष्ट हैं तो हर विभाग में रिश्वत ले सकते हैं। आज भी पुलिस विभाग में सर्वाधिक बदनाम है। कहाँ? पुलिस विभाग, क्योंकि वहां सभी लोगों से रिश्वत ली जाती है, न्याय व रक्षा के नाम पर भरपूर लूट होती है। यानी कि पुलिस विभाग ऐसा है जहां पर अगर व्यक्ति ईमानदार है तो भ्रष्टाचार खत्म होगा, और अगर व्यक्ति भ्रष्टाचारी है तो वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा ही देगा। तो आप सही कह सकते हैं कि पुलिस विभाग एक ऐसा है जहां पर अगर आप ईमानदार हैं तो आपके लिए वो पद सर्वोत्तम है, और अगर आप बेईमान हैं तो वो भी पद आपके लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि वहां पर ऊपरी कमाई हो सकती है। ये हम पाठ के अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं। जैसे कि नमक के दरोगा के लिए पाठ था कि नमक का दरोगा में आप अगर भ्रष्ट थे तो वहां पर आप उस पद पे आकर बहुत सारी कमाई कर सकते थे, लेकिन वंशीधर जैसा ईमानदार व्यक्ति आया तो उसने उस पद के साथ पूरी न्यायप्रियता के साथ काम किया और भ्रष्टाचार को लिप्त नहीं हुआ और पूरी ईमानदारी से अपने पद के कर्तव्य को पालन भी किया उन्होंने। प्रश्न संख्या 18 है, कहानी के अंत में आलोपी दीन के वंशीधर को नियुक्त
नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकता है? तर्क सहित उत्तर दीजिए आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते। मतलब हमें ये बताना है कि भाई वंशीधर ने क्यों पद वो स्वीकार किया, ये तो हमने बता दिया, लेकिन आलोपी दीन ने उन्हें ही, जिस व्यक्ति ने उन्हें इतना परेशान किया, जेल में रखा, सब कुछ किया, उनकी बदनामी हुई, और वो उसी व्यक्ति को आलोपी दीन ने क्यों अपने पद का अपनी पूरी प्रॉपर्टी के लिए मैनेजर नियुक्त किया। ठीक है ना। और अगर आप होते तो आप इस कहानी का अंत किस तरीके, मुंशी प्रेमचंद जी ने तो बड़े अच्छे तरीके से इस कहानी का अंत किया, अगर आप होते तो आप क्यों करते। कहानी के अंत में आलोपी दीन द्वारा वंशीधर को नियुक्त करने का कारण तो स्पष्ट रूप से यही है कि उसे अपनी जायदाद का मैनेजर बनाने के लिए एक ईमानदार व्यक्ति मिल गया था, क्योंकि उन्हें अपनी पूरी प्रॉपर्टी की देखभाल के लिए एक ईमानदार व्यक्ति चाहिए था। तो माना वंशीधर ने आलोपी दीन को बहुत परेशान किया था, लेकिन उसने गलत तरीके से परेशान नहीं किया था, वो सही कर रहा था, तो इसलिए उसने सही का उसको समझा, इसीलिए आलोपी दीन ने उन्हें ईमानदार व्यक्ति यानी वंशीधर को अपने मैनेजर के पद पर नियुक्त किया। दूसरा, उनके मन में आत्मग्लानि का भाव भी था कि मैंने इस ईमानदार की नौकरी छिनवाई है, तो मैं इसे कुछ सहायता प्रदान करूं। तो दूसरा हो सकता है कि भाई एक होता है ना कि जब हम सही के साथ गलत करते हैं ना, तो हमें माना हमने कर दिया बाहर से, लेकिन अंदर हमें बहुत ही ज़्यादा अलग सा गलत सा फील होता है, तो वो जो आत्मग्लानि थी, इसी कारण से उन्होंने मैनेजर का पद ऑफर किया होगा। अतः उन्होंने एक तीर से दो शिकार कर डाले थे, एक तरीके से अपने मन के जो आत्मग्लानि थी उसको भी मिटाई और अपनी प्रॉपर्टी के लिए एक ईमानदार व्यक्ति भी ढूंढ लिया। तो इसीलिए कह सकते हैं एक तीर से उन्होंने दो निशाने किए। जहां तक कहानी के समापन की बात है, तो प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया समापन ही सबसे ज्यादा उचित है, मतलब अच्छा समापन उन्होंने किया है। पर समाज में ऐसा सुखद अंत किसी ईमानदार को देखने को मिलता है, अक्सर अपमान ही मिलता है। तो यानी कि उन्होंने अंत तो प्रेमचंद जी ने बहुत अच्छा किया कि हम अगर लिखें तो शायद हम इतना अच्छा अंत ना कर पाए, लेकिन अगर हम यथार्थ में आए यानी कि वास्तविकता में आए, रियलिटी में आए, तो हम ये देखेंगे कि जो एक ईमानदार व्यक्ति होता है उसे आजकल के समाज में ऐसा पॉजिटिव जो अंत है उसकी लाइफ में नहीं मिलता है। हमेशा एक ईमानदार व्यक्ति के साथ गलत ही होता है, ये हम देखते आ रहे हैं। तो अंत तो मुंशी प्रेमचंद जी ने बहुत अच्छा ही किया है। प्रश्न संख्या 19 है, गिरफ्तारी से बचने के लिए पंडित आलोपी दीन ने वंशीधर को किस प्रकार रिश्वत देने की पेशकश की। भाई जब वंशीधर जी ने देखा कि भाई ये गलत कर रहा है, तो माना कि भाई समाज में आप जितने भी प्रतिष्ठित हों तो आपको तो आना है, गिरफ्तार होना है, तो अब गिरफ्तार ना हो इसलिए आलोपी दीन ने उन्हें जो है रिश्वत देने की कोशिश करी। अब किस तरीके से उन्होंने रिश्वत दी, भाई पहले कम दिया फिर बढ़ाया ना धीरे धीरे, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ बतानी है। तो देखिए, पंडित आलोपी दीन को पैसे की ताकत पर अखंड विश्वास था। ये बात तो हम सभी को पता है कि पैसा उनके लिए सब कुछ था। वे पैसे के बल पर बड़े बड़े अधिकारियों को अपने इशारों पर नचाते। इसी विश्वास के बल पर उन्होंने मुंशी वंशीधर को भी खरीदना चाहा, उन्हें भी रिश्वत देनी चाहिए थी। उन्होंने पहले 1000 रुपए देने की पेशकश की। अब कैसे कैसे वो रिश्वत दे रहे थे, देखिए पहले उन्होंने क्या बोला, 1000 रुपए देने के लिए। भाई सामने वाला व्यक्ति पता नहीं है कि क्या है, तो हो सकता है जितने कम में काम बात चल जाए। तो आप अभी के समय में अगर 1000 रुपए देखोगे तो बहुत कम है, लेकिन अब आपसे अब 1947 के टाइम अगर चले जाओ तो 1000 रुपए बहुत मायने रखता था। फिर 5, 10, 15 और 20,000 तक पहुंच गए, यानी कि 1000 से शुरू करके वो 20,000 तक पहुंच गए, लेकिन वंशीधर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब पंडित आलोपी दीन के विश्वास को पहली बार धक्का लगा। उनका विश्वास था कि वो पैसे के बल पर सब कुछ खरीद सकते हैं। ये विश्वास उन्हें उस समय टूटता हुआ दिखाई दिया और उन्होंने अत्यंत दीन भाव से इस मामले को निपटाने हेतु एक बार फिर कोशिश करी। अब उन्होंने भाई पहले से उन्होंने सोचा कि भाई अभी तक मैं पैसे के बल पे छूटता आया हूं, फिर से छूट जाऊंगा, तो उन्होंने 1000 से लेकर 20,000 तक की पेशकश की। जब उन्होंने समझ में आया कि सामने वाला बंदा नहीं टूट सकता है, तो उन्होंने फिर एक लास्ट कोशिश बहुत ही विनम्र भाव से करी। 20 से 25, 25 से 30 और अंत में 40,000 तक देने की लालच दी, परंतु वंशीधर अपने स्थान पर पर्वत की तरह अविचलित खड़े रहे। यानी कि 1000 से लेकर 40,000 तक की पेशकश कर दी, लेकिन वंशीधर जी अपनी जगह से नहीं हिले तो नहीं हिले। उन्हें आलोपी दीन को गिरफ्तार करना था तो उन्होंने कर ही लिया। तो इस तरीके से उन्होंने रिश्वत दी, पेशकश करी थी।
प्रश्न संख्या 20 है, यमुना तट पर मुंशी वंशीधर और पंडित आलोपी दीन के बीच हुई बातचीत का वर्णन कीजिए। यमुना के तट पर क्या हुआ था, जब वो गैर कानूनी बोरियां ले जाते हुए पकड़े थे, नमक की ले जा रहे थे और वंशीधर जी ने पकड़ लिया था। अब उसके बीच जो कोई भी बात हुई थी उसे हमें यहाँ पर लिखना है। तो देखिए क्या है, यमुना तट पर मुंशी वंशीधर ने पंडित आलोपी दीन को नमक की बोरियों से लदी हुई गाड़ियों को रोक लिया और उनके पास बुलावा भेजा। भाई थे वो आराम से अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे, उन्होंने बोला नहीं बुलाओ भाई जिसकी गाड़ियां हैं। वंशीधर ने बुलवाया। तब पंडित आलोपी दीन एक रईस की तरह लिहाफ ओढ़े और मुंह में पान चबाते हुए उनके पास आए। लिहाफ ओढ़े मतलब जो पहले होता था ना, लोग ऐसे करके ऊपर शॉल टाइप का ओढ़ते थे उसको। और बाबूजी आशीर्वाद कहकर अत्यंत विनम्र भाव से गाड़ियों को रोके जाने का कारण पूछने लगे। बड़े भाई इतने अमीर थे, सब कुछ था, लेकिन तब भी वंशीधर जी को बाबूजी प्रणाम कहते हैं और आपने गाड़ियां क्यों रोकी ये कारण पूछते हैं। इस पर वंशीधर ने अपने पद की गरिमा के हैसियत से रुखाई स्वर में, रुखाई मतलब बहुत ही हाश, वो कहते हैं ना कड़क शब्दों में, सरकारी हुक्म को कारण बताया कि उन्होंने बताया कि सरकारी हुक्म है कि आपको इस तरीके से बोरियां नहीं ले जा सकते हैं। तब पंडित आलोपी दीन ने अपनापन दिखाकर इसे घर का मामला कहा और अन्य अधिकारियों की भांति भेंट स्वरूप रिश्वत की पेशकश की। उन्होंने बोला कि भाई ये तो घर का मामला है। भाई उन्होंने सरकार, क्या अंग्रेजी सरकार थी, उसका आदेश जो कोई भी हो, हम लोग तो भाई घर के हैं ना, तो ये चीज उन्होंने पेशकश करते हुए भाई हम तो घर के हैं, और इस तरीके से रिश्वत की उन्होंने पेशकश कर दी। परंतु इन बातों से अप्रभावित मुंशीधर ने कड़े शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बोला। जब उन्होंने रिश्वत की ही पेशकश की तो वंशीधर जी ने क्या कहा कड़े शब्दों में, उन नमक हरामों में नहीं है जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरे। उन्होंने बोला कि मैं उन बेईमानों में नहीं हूं जो इन पैसों पर अपना ईमान बेच दूं। तब पंडित आलोपी दीन को किसी भी तरह से अपनी दाल गलती हुई नहीं दिखाई दी, तो बहुत ही दीन भाव से अपनी इज्जत का वास्ता देकर स्वयं को हिरासत में नहीं लेने का आग्रह किया, किंतु वंशीधर ने कठोर स्वर में ऐसी बातें सुनने से मना कर दिया। भाई रिश्वत की पेशकश की, पहले इतना 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 करते करते 40,000 तक की पेशकश दी, वंशीधर नहीं माने। अब उनको लगा कि भाई अब हम गिरफ्तार हो जाएंगे, तो उन्होंने बोला कि भाई मैं बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति हूं, से लाके कहा मुझे गिरफ्तार नहीं कीजिए, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ये तो लेकिन वंशीधर जी तो नहीं मानने वाले, उन्होंने आलोपी दीन को गिरफ्तार कर लिया। परंतु अभी भी पंडित आलोपी दीन को अपनी धन की शक्ति पर पूरा विश्वास था। जब किसी भी तरह से बातों से काम नहीं बना तो रिश्वत का सहारा लेते हुए 1,000 रुपए की पेशकश की। मतलब क्या था कि भाई उन्होंने पहले इज्जत का वास्ता दिया, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं भाई हम तो गिरफ्तार करेंगे। उन्होंने बोला कि अब दाल नहीं गिर रही है तो चलो अब हम रिश्वत की पेशकश करते हैं, तो उन्होंने 1,000 रुपए की पेशकश कर दी। इस पर वंशीधर ने दृढ़ता से कहा 1,000 नहीं 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। इसके बाद हर आग्रह के साथ रिश्वत की राशि बढ़ती चली गई और 20,000 तक पहुंच गई, लेकिन वंशीधर का जवाब पूर्ववत था, यानी कि पहले जैसा था। 1,000 से 20,000 तक पहुंच गई, लेकिन वो पहले जैसे उनका था कि नहीं तो नहीं, मैं रिश्वत नहीं लूंगा। अब पंडित आलोपी दीन निराश हो चले और अत्यंत दीनता से ईश्वर का वास्ता देकर दया की भीख मांगते हुए 25,000 पर निपटारा करने की बात कही। तो मुंशी वंशीधर ने इसे असंभव कहकर उनकी प्रार्थना को निर्दयता पूर्वक ठुकरा दिया। अब उनको लगा कि नहीं गल रही है, तो उन्होंने और रकम बढ़ाई और 25,000 तक करी कि भाई ठीक है अब बात मान जाइए, लेकिन अभी भी वंशीधर बात को नहीं मानते हैं। एक बार फिर पंडित जी ने हिम्मत दिखाई और 30,000 तक पहुंच गए। जब 25,000 पे बात नहीं चली तो उन्होंने क्या किया, 30,000 तक की बात कर डाली कि भाई 30,000 पर मान जाइए। परंतु वंशीधर ने कहा कि किसी भी तरह संभव नहीं है। अंत में पंडित आलोपी दीन ने अपनी सारी शक्ति बटोर कर पूछा, क्या 40,000 भी नहीं? तो वंशीधर ने स्पष्ट शब्दों में कहा 40,000 नहीं 40,00,000 पर भी असंभव है। अब भाई 40,000 भी उस समय आप समझ लीजिए 40,00,000 के बराबर थे, तो उन्होंने बोला कि 40,000 क्या 40,00,000 पर भी असंभव है कि मैं मान जाऊं। मेरा कर्तव्य है आपको गिरफ्तार करना, मैं गिरफ्तार करूंगा। तो ये इस तरीके से वहां पर इन दोनों के बीच ये सारी बातचीत हुई थी। प्रश्न संख्या 21 है, डिप्टी मजिस्ट्रेट ने क्या फैसला सुनाया? जब उनको गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में बात
पहुंची तो डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अंत में क्या फैसला सुनाया था। भाई फैसला तो जाहिर सी बात है पंडित आलोपी दीन के हक में ही आया था, मगर उस फैसले को सुनाते हुए उन्होंने क्या कहा था। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने यह फैसला सुनाया कि पंडित आलोपी दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है, यानी कि इनका कोई भी जड़ नहीं है। और दूसरा, ये डाउट क्रिएट करने वाले, भ्रमात्मक मतलब भ्रम पैदा करने वाले, अर्थात आपको इल्यूजन्स में डाल दें या डाउट्स क्रिएट कर दें। वे एक बड़े व्यापारी हैं और मामूली से लाभ के लिए ऐसा काम नहीं करेंगे, यानी कि बहुत बड़े व्यापारी हैं, इतना जरा सा लाभ पाने के लिए इस तरीके से गैरकानूनी काम वो नमक की बोरियों का दिन नहीं करेंगे। उन्होंने खेद प्रकट करते हुए यह भी कहा कि दरोगा मुंशी वंशीधर की विचारहीनता के कारण पंडित आलोपी दीन जैसे भले मानुष को कष्ट उठाना पड़ा। मतलब उन्होंने वंशीधर को बोला कि वंशीधर ने अपना ये कृत्य करने से पहले एक बार विचार नहीं किया और उन्होंने ये कार्य कर दिया, इस कारण से आलोपी दीन को इस तरीके से कष्ट झेलना पड़ा। हालांकि वंशीधर का काम के प्रति सजगता और सावधानी प्रशंसनीय है, लेकिन उनकी वफादारी ने उनके विवेक और बुद्धि को दूषित कर दिया है, इसीलिए उन्हें भविष्य में होशियार रहने की सलाह दी जाती है। कि मतलब वो कहते हैं डिप्टी मजिस्ट्रेट कि भाई मैं मानता हूं कि ये बहुत ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं, लेकिन उनकी इस वफादारी ने उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। यानी कहते हैं ना कि लोग अपने काम के प्रति इतना हो जाते हैं कि सही का फैसला नहीं ले पाते। तो डिप्टी मजिस्ट्रेट जी का कहना यही था कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, आगे भविष्य में वो सावधान रहें, ये कहकर उन्होंने अपना फैसला सुनाया। प्रश्न संख्या 22 है, नौकरी से निकाले जाने पर वंशीधर के परिवार वालों की क्या प्रतिक्रिया थी। अब भाई फैसला तो इनके पक्ष में आया नहीं, उसके बाद आलोपी दीन ने उन्हें दरोगा के पद से भी हटवा दिया। अब वहां से हटा देने के बाद घर में क्या प्रतिक्रिया थी। भाई घर की आर्थिक हालत तो बदतर थी ही थी। उसके बाद पिताजी तो पहले ही परेशान थे कि भाई लड़का जो है वो नहीं लेता, रिश्वत नहीं लेता। तो अब जाहिर सी बात है जब नौकरी जाएगी तो पिताजी तो सुनाएंगे ही सुनाएंगे। नौकरी के निकाले जाने पर वंशीधर के परिवार वालों की प्रतिक्रिया बहुत नकारात्मक रही। उनके पिताजी यमुना तट पर पंडित आलोपी दीन के साथ हुई घटना को लेकर काफी दुखी थे और अंदर ही अंदर वंशीधर को कोस रहे थे। मतलब परेशान थे कि जो भी यमुना तट पर हुआ वो उसको लेकर और जो उसके नतीजे आए उसको लेकर, दोनों ही इससे परेशान थे। जब वंशीधर घर पहुंचे तो उनको नौकरी से निकाले जाने की खबर सुनी तो उनके क्रोध का पारावार नहीं रहा, यानी कि बहुत ज्यादा वो क्रोधित हुए। वे अत्यंत गुस्से में बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। उनकी वृद्ध माता जी को भी काफी दुख हुआ और उनकी तीर्थ यात्रा की कामना अधूरी रह गई। तो पिताजी जहां इतना गुस्सा करते हैं, वही माता जी की जो तीर्थ यात्रा जाने की जो कामना थी वो अधूरी रह गई, वो इस बात से दुखी होती हैं। प्रश्न संख्या 23 है, पंडित आलोपी दीन मानवीय गुणों के पारखी थे, इस कथन की पुष्टि कीजिए। बात सही है भाई, उन्होंने वंशीधर के मानवीय गुणों को परखा, तभी उन्हें अपने यहाँ मैनेजर नियुक्त किया। माना कि वंशीधर की वजह से आलोपी दीन को बहुत ही ज्यादा परेशानियां हुई, लेकिन वंशीधर अपनी जगह बिल्कुल सही थे। जो उनकी ईमानदारी थी, कर्तव्यनिष्ठता थी, पद की जो मांग थी, वो उसी के अनुसार काम कर रहे थे और उनके इन सारे सद्गुणों को आलोपी दीन ने समझ लिया था। समझते थे कि जो वंशीधर कर रहे हैं वो सही है और जो मैं कर रहा हूं वो गलत है। इस चीज को समझते हुए ही अंत में वो आलोपी दीन जो हैं वंशीधर को अपनी पूरी प्रॉपर्टी का मैनेजर बनाते हैं। तो इससे पता चलता है कि जो सारे सद्गुण थे वो सही से समझ पाए वो। पंडित आलोपी दीन एक अमीर और अनुभवी व्यक्ति थे। उनको लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। उन्होंने अनेक उच्च पदाधिकारियों को पैसे के बल पर परास्त किया था और उनको अपने धन का गुलाम बना छोड़ा था। जितने बड़े बड़े लोग थे सभी को अपने गुलाम बनाया था, वो भी पैसे के बल पर। किंतु जब उनका सामना मुंशी वंशीधर जैसे कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार और स्वाभिमानी दरोगा से होता है, तब वे पहली बार महसूस करते हैं कि संसार में कुछ ऐसे भी मनुष्य हैं जो धर्म के नाम पर अपना सब कुछ अर्पित कर
अपनी अलग पहचान बनाते हैं। जब पहली बार वो वंशीधर जी से टकराए, तब पहली बार ऐसे व्यक्तित्व से उनसे सामना हुआ जिसके लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता था, उसके लिए अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस ज्यादा मायने रखते थे, जैसे कि ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, न्यायप्रियता, हाँ, ये सारी चीजें। तो पहली बार जब वो उससे ऐसे व्यक्ति, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कोई व्यक्ति उनके पल्ले पड़ा नहीं था, और जब पहली बार पड़ा तो वो भी स्तंभित रह गए थे कि भाई ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है, उन्होंने सोचा नहीं था। ऐसे मनुष्य ना तो किसी दबाव में आते हैं और ना ही किसी के प्रलोभन के सामने अपने घुटने टेकते हैं। यानी कि ऐसा जो व्यक्ति हो, जो ईमानदार हो, वो किसी के दबाव में नहीं आ सकता। उनके लिए परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, वे हर स्थिति में अपने सच्चे मार्ग पर चट्टान की भांति अडिग रहते हैं। वंशीधर के उत गुणों से प्रभावित होकर ही पंडित आलोपी दीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। अतः कहा जा सकता है कि पंडित आलोपी दीन मानवीय गुणों के पारखी थे। उन्होंने वंशीधर के इन सारे गुणों को पहचाना और इसीलिए अपनी पूरी प्रॉपर्टी का मैनेजर उन्होंने ताउम्र के लिए, स्थायी मैनेजर का मतलब होता है कि जब तक वंशीधर जी रहेंगे तब तक वो इस प्रॉपर्टी के मैनेजर बने रहेंगे। ये इसीलिए उन्होंने यहाँ पर चुना इस पद के लिए, क्योंकि वो जानते थे ऐसा व्यक्ति उनको कभी मिलने वाला है ही नहीं। प्रश्न संख्या 24 है, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? अभी कहानी हमने पढ़ी, अब इससे हमें क्या शिक्षा मिल रही है? भाई अपने जो क्या कहते हैं सद्गुण हैं उन पर हमें टिके रहना चाहिए। ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, न्यायप्रियता, सच्चाई की मार्ग, इन सभी पर हमको अडिग होकर चलना चाहिए। इस कहानी से हमें मुंशी वंशीधर की तरह कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार और स्वाभिमानी मनुष्य बनने की शिक्षा मिलती है, जो सच्चे मार्ग पर पर्वत की भांति अविचलित खड़ा रहता है, जो अपना जो कर्तव्य मार्ग है, यानी कि उसकी जो पोस्ट है, जो भी कार्य है, वो उस पर चाहे जितनी बाधाएं आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो वहां पर खड़ा रहेगा बिना हिले। प्रश्न संख्या 25 है, अब हमें आशय स्पष्ट करना है। ठीक है, अब हमारे पास वक्तव्य है, इसे हमें पढ़ना है और इसके पीछे क्या कहा जा रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं लेखक या कोई भी कैरेक्टर, वो क्या है। देखिए क्या है, मासिक वेतन तो पूर्ण मासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिसे सदैव प्यास बुझती है। अब इसका मतलब क्या था? मासिक वेतन अर्थात जो सैलरी होती है, इसे क्या बताया गया है? पूर्णमासी का चांद। जब हमें सैलरी हाथ में आती है तो अच्छी खासी हमारे हाथ में आई, ठीक है, पूरी सैलरी होती है। फिर धीरे जैसे पूर्णमासी के चांद के बाद चांद घटना शुरू होता है, ठीक है ना, और फिर उसके बाद अमावस आ जाती है। एक रात ऐसी होती है जब पूरा चांद गायब रहता है। तो वही चीज उन्होंने बताया कि सैलरी तो हमें क्या है, महीने के स्टार्टिंग में मिल गई और धीरे 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 कम होती जाती है और एक समय आता है कि अमावस का चांद हो जाती है, अर्थात वो गायब हो जाती है। तो समझ में आया ना, पूर्णमासी का चांद क्या है, धीरे धीरे घटते 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 कम होता जाता है और एक दिन समाप्त हो जाता है। उसी तरीके से सैलरी भी एक दिन हमारे साथ में आती है पूर्णमासी की चांद की तरह और धीरे धीरे घटते घटते खत्म हो जाती है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। और ऊपरी आय यानी कि जो हमें ऊपर से जो पैसा काम के लिए मिलता है, जैसे रिश्वत वगैरह जो होती है, वो बहता हुआ स्रोत है, अर्थात वो हमेशा आता रहता है। इसका काम करोगे तो पैसा आएगा, उसका काम करोगे तो पैसा आएगा और जो हमेशा चलता रहता है। और एक्चुअल हमारा जीवन उसी से चलता है, क्योंकि सैलरी हम अगर संभाल के रख दे, उसको इस्तेमाल नहीं करें, तो वो क्या होगा, हमारी सारी ज़रूरतें, हमारी ऊपरी जो इच्छाएं होती हैं वो हम पूरी कर सकते हैं। तो ये कथन किसका था? ये कथन था वंशीधर जी के पिताजी का, जो अपने बेटे को समझाते हुए सारी बातों को बोल रहे थे। उक्त कथा हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 के नमक के दरोगा शीर्षक पाठ से उद्धत है, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। उक्त कथन में लेखक ने वंशीधर के पिता वृद्ध मुंशी जी के माध्यम से मासिक आय और ऊपरी आय की आपस में तुलना कर ऊपरी आय वाले ओहदे को ज्यादा महत्व प्रदान करने का प्रयास किया है, कि ऊपर की जो आय प्राप्त होती है जिस पद से, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, इस चीज को बताने का प्रयास किया है। उनका आशय यह है कि मासिक आय एक निश्चित राशि है जो महीने की निश्चित अवधि में धीरे धीरे समाप्त हो जाती है।
उससे हम अपनी सभी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते। भाई सैलरी है, जितना भी हमको मिल रहा है उससे हम अपनी पूरी ज़रूरतों को हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऊपरी आय वाली राशि की कोई सीमा नहीं होती और ना ही इसे पाने की कोई निश्चित तारीख होती है कि नहीं इस दिन मिलेगा। भाई वो तो पूरे महीने में मिलती रहती है, यह किसी भी समय हासिल हो सकती है। इस आय से हम अपनी सभी ज़रूरतें आसानी से पूरी कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसके माध्यम से उन्होंने सैलरी और ऊपर से आने वाली कमाई के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। दूसरा हमारे पास वक्तव्य है, देखिए क्या है। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, इन्हें वे जैसा चाहती है चाहती है नचाती है। तो लक्ष्मी यानी कि धन जो है वो न्याय और नीतियों यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन को अपने अकॉर्डिंग नचाती है, ये चीज बताई गई है। तो इसको देखिए, इसका मतलब क्या है। उक्त कथन हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के नमक का दरोगा शीर्षक पाठ से उद्धत है, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। उक्त कथन में लेखक का आशय यह है कि आज पैसा मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है। पैसे के लिए हर व्यक्ति अपना ईमान बेचने की तैयार है कि आज हमारे लिए पैसा सर्वोपरि है और हमें पैसे के लिए हम सब कुछ यानी कि हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, क्या सही क्या गलत। ईमान बेचने का तात्पर्य ये होता है कि हम गलत सही का भेद नहीं करते और जो हमें चाहिए हम उसे पाने की कोशिश करते हैं। मनुष्य की अत्यधिक धन कमाने की प्रवृत्ति ने ही समाज में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी एवं अवैध कारोबार जैसी बुराइयों को जन्म दिया है। पैसे के बल पर न केवल उच्च पदाधिकारी खरीदे जाते हैं बल्कि न्यायाधीशों के फैसले भी बदल दिए जाते हैं। आज हर व्यक्ति पैसे के पीछे भाग रहा है। तो मतलब पैसे का बोलबाला है, पैसा चाहे तो कुछ भी कर सकता है, चाहे कानून हो, न्यायालय हो, पुलिस हो या कोई भी कर्म क्षेत्र हो, हर क्षेत्र अपने हिसाब से चलाया जा सकता है अगर आपके पास पैसा है तो यही था इस कथन का मतलब। तो इस कथन के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर यहाँ समाप्त हुआ। हमने अच्छे से आपको पूरी तरीके से समझाया कि कैसे कैसे प्रश्न, और ये बता दूं कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे मैथ बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तरह तरीके से बनाकर। तो अच्छे से ये चैप्टर पढ़िएगा और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करिएगा। तो अभी तो हमारा पहला ही चैप्टर था, आगे और भी चैप्टर हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको ये बता दें कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की पूर्ण एजुकेशन यानी कि सभी सब्जेक्ट की एजुकेशन आपको 100% फ्री प्रोवाइड कराता है। ये सारे ही फ्री वीडियोस आपको यूट्यूब पे, हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पे और हमारा ऐप जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, तीनों ही जगह निःशुल्क रूप से प्राप्त होती है। तो इसका फ़ायदा उठाइए अच्छे से। जब हम ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है सही टॉपिक्स ढूंढने के लिए, एक लेसन से दूसरे लेसन यानी कि चैप्टर से दूसरे चैप्टर में जाने के लिए, टॉपिक स्विच करने के लिए हमें सही चीज़ें ढूंढने के लिए बहुत सारा समय भी देना पड़ता है। तो इन सारी परेशानियों से बचने के लिए आप आ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट यानी कि magnetbrains.com पे और हमारे ऐप जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आ सकते हैं। यहाँ पर आपको इस तरह की किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने आपके लिए हर एक चीज़ सिस्टमैटिक ढंग से अरेंज की हुई है। यानी कि यहाँ पर आइए, सबसे पहले आप अपना मीडियम सेलेक्ट करिए, आप इंग्लिश मीडियम हैं या हिंदी मीडियम। सेलेक्ट करते ही सारी क्लासेस सामने हैं, अपनी क्लास सेलेक्ट कीजिए, क्लास के बाद सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, सब्जेक्ट के बाद बुक सेलेक्ट कीजिए और बुक सेलेक्ट आप जैसे ही करते हैं तो उस बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं आपके सामने हैं। आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है उसे सिलेक्ट कीजिए। चैप्टर पढ़ते सेलेक्ट करते ही आपके सामने हमने हर चैप्टर के कुछ पैटर्न्स डिसाइड किए हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको हर चैप्टर हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने रहता है डिटेल एक्सप्लेनेशन, जिसमें हम पूरे चैप्टर को अच्छे से आपको बताते हैं। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन, यानी कि एनसीईआरटी बुक के चैप्टर के बाद जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं उन सभी को हम विद सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आते हैं। फिर हम आपके लिए लेकर आते हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, जहां पर हम पूरे चैप्टर को आपको रिवाइज कराते हैं एक ही शॉट में। उसके बाद हम लेके आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसी चैप्टर के हम लेकर आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम आपके सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराते हैं। तो हमने दोनों ही तरह के क्वेश्चन कवर अप किए, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। इसके अलावा हम टेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड कराते हैं। उसके अलावा आपको एग्जाम्स के टाइम में मैग्नेट ब्रेन्स सैम्पल पेपर मिलते हैं और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी मिलते हैं।
तो ये सारा जितना मैंने आपको बताया ये सभी कुछ आपके लिए 100% फ्री है। बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, साल भर हम आपके साथ रहते हैं, एग्ज़ाम्स में भी आपकी पूरी तैयारी हम निःशुल्क ही करवाते हैं। तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आइए। तो नेक्स्ट चैप्टर यानी कि मियां नसरुद्दीन के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।